जय हिंद दोस्तों जब से जेसीओ जवानों ने जागना शुरू कर दिया है, अपनी ताकत को पहचानना शुरू कर दिया है, एकजुट होकर के विभिन्न माध्यमों से मांग करना शुरू कर दिया है, तब से सरकार का भी ध्यान जेसीओ और ओआर के कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन संबंधित विसंगतियों की ओर गया है। अब सरकार को भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं जेसीओ जवानों की पेंशन में विसंगतियां हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। और इन चीजों को समझते हुए सरकार ने भी जेसीओ जवानों के कल्याण हेतु कदम उठाना शुरू कर दिए हैं, उनकी पेंशन विसंगतियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, आज की यह वीडियो जेसीओ जवानों के लिए खुशखबरी वाला वीडियो है। इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने कुछ मांगे जो कि संगठन वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी की तरफ से जेसीओ जवानों के लिए उठाई गई थी, उन्हें मान लिया है और कुछ मांगों को पूरा करने के लिए विचार किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी के डेलीगेशन ने 10 मई 2023 को डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात की। और दोस्तों, यह जो मुलाकात रखी गई थी, यह जो है रक्षा मंत्री जी के निर्देश पर डिफेंस सेक्रेटरी ने वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट डेलीगेशन के साथ में की है। और यह जो है जेसीओ और ओआर के पेंशन संबंधित और कल्याणकारी जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए। और इससे पहले जो वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी की रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, उस समय जो ज्ञापन दिया गया था, पेंशन संबंधित जो मामले रखे गए थे सुधार हेतु वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट की तरफ से रक्षा मंत्री जी के पास, तो उनमें भी कई चीजों में सुधार कर दिया गया है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी की वेबसाइट पर मैं आपको जो है पॉइंट वाइज बताता हूं। वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी के 2015 से किए जा रहे प्रयास के बाद कुछ और सफलताएं मिली हैं। आज सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू एमओडी से मीटिंग 1.5 घंटा चली और मेरे साथ श्री अशोक ठाकुर, श्री राम तनवर, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी थे। तो दोस्तों, ये जो लिखा है, यह लिखा है वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी ने। यह मुलाकात 7 मार्च, 8 जनवरी को रक्षा मंत्री जी और 10 जनवरी को सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू एमओडी के साथ हुई मीटिंग की अगली कड़ी थी। जी हां दोस्तों, जो 10 मई को यह मीटिंग हुई है, इससे पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इससे पहले जो मीटिंग हो चुकी है रक्षा मंत्री जी के साथ में, डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी जी के साथ में, तो उसी कड़ी में जो है यह मीटिंग हुई है। नंबर 1 पॉइंट दोस्तों आज इसमें देख रहे होंगे, सिपाही से जेसीओ रैंक के सभी ईसीएचएस कार्ड धारक अब प्राइवेट वार्ड का फायदा ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अभी तक ईसीएचएस के थ्रू इलाज करवाने वाले जवानों को जनरल वार्ड लागू था, जबकि जेसीओज को सेमी प्राइवेट और अधिकारियों को प्राइवेट वार्ड लागू था। तो वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट ने इस पॉइंट को रखा था कि सभी जवानों को भी प्राइवेट वार्ड जो है ईसीएचएस के थ्रू इलाज के दौरान लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो है खुशखबरी निकल करके सामने आई है। आप देख रहे हो दोस्तों कि सिपाही से जेसीओ रैंक सभी ईसीएचएस कार्ड धारक अब प्राइवेट वार्ड का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें वन टाइम कंट्रीब्यूशन की ऑफिसर्स और जवान की राशि में जो अंतर है, जैसी ऑफिसर वन टाइम 1,20,000 देता है और जवान 30,000, उसको पे करना होगा। जी हां दोस्तों, यदि आपको जो है प्राइवेट वार्ड का फायदा लेना है ईसीएचएस के थ्रू, तो ऑफिसर जो होते हैं प्राइवेट वार्ड में उनके लिए लागू होता है। तो वो जो ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन देते हैं वो देते हैं दोस्तों 1,20,000 रुपए। तो यदि जो है जवान ईसीएचएस में कंट्रीब्यूशन वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता है 30,000 की जगह 1,20,000 देता है, तो उनको प्राइवेट वार्ड जो है लागू हो जाएगा इलाज के लिए। यानी वन टाइम 90,000 देकर जवान और 53,000 देकर जेसीओ और उनके परिवार के सदस्य हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं और 35,000 देकर सेमी प्राइवेट जवान ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, जवानों के लिए दूसरा ऑप्शन भी है कि 35,000 रुपए और देकर, यानी कि 30,000 तो अभी है, और 35,000 और देकर यानी कि 65,000 रुपए देकर वो सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये जवानों के ऊपर है कि वो कौन सी फैसिलिटी लेना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको वन टाइम कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अगला देख रहे होंगे दोस्तों कि ओआईसी ईसीएचएस अब डॉक्टर भी होंगे। जी हां दोस्तों, इससे पहले की मीटिंग में वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट ने यह पॉइंट उठाया था रक्षा मंत्री जी के सामने कि जो ओआईसी ईसीएचएस होते हैं सेना के अधिकारी होते हैं, लेकिन ओआईसी ईसीएचएस डॉक्टर्स को होना चाहिए और उसी पर संज्ञान लिया गया है। यानी कि ओआईसी ईसीएचएस भी अब डॉक्टर होंगे। अब 20% ओआईसी डॉक्टर होंगे, लेकिन मैंने 100% मांग किया और ईसीएचएस में सुधार और रेफरल की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कहा। और एमएच में ब्रिटिश काल प्रथा के कारण
ऑफिसर का ओपीडी और जेसीओ ओआर के अलग दिन होने और इससे रेफरल में होने वाली देरी पर भी सवाल उठाया। सेक्रेटरी ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और आज भी ओपीडी अलग अलग है और दिखवाने की बात कही। यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी ने इस पर संज्ञान लिया है और कहा है कि इस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे, पहले इसको देखेंगे कि आखिर यह हो क्या रहा है। अगला दोस्तों, सैनिक बोर्ड में अफसर को आरक्षित रूम और जवान जेसीओ को भी मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर अलॉटमेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, जो सोल्जर बोर्ड में जो है ऑफिसर्स के लिए जो रूम होते हैं वह रिजर्व रहते हैं, लेकिन जेसीओ जवानों को नहीं था। यहां पर जो अगली मांग मानी गई है कि तो जेसीओ जवानों को भी सोल्जर बोर्ड में रूम दिया जाएगा, वहां पर किसी भी प्रकार का आरक्षण किसी के लिए नहीं होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर रूम अलॉट किए जाएंगे, जो भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है वहां पर रूम दिए जाएंगे। अगला दोस्तों, सैनिक बोर्ड सचिव अब ग्रेजुएट जेसीओ एनसीओ और जवान भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो सोल्जर बोर्ड थे वहां पर जो सेक्रेटरी होते थे पहले अधिकारी रिटायर्ड अधिकारी होते थे, लेकिन अब जो है वहां पर जो ग्रेजुएट जेसीओज हैं ग्रेजुएट एनसीओज हैं वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सैनिक बोर्ड में सचिव के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे जेसीओ और जवान भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छी जो है उनकी नॉलेज है, तो वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड में अब जवान जेसीओ का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। इसी तरह राज्य सैनिक बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है उसमें जवान और जेसीओ का जो प्रतिनिधित्व है बढ़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो है वहां पर जॉब क्रिएट किए जाएंगी। आप देख ही रहोगे कि इस प्रकार से उनको भी बड़े पदों पर भी रखा जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगला दोस्तों, सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार सिर्फ ऑफिसर को दिए जाने और कोको पेट्रोल पंप सिर्फ ऑफिसर को दिए देने पर कुछ किया जाएगा। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि डीजीआर में बैठे अधिकारी इसमें बाधक बने हुए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि डीजीआर के थ्रू जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो कोको पेट्रोल पंप में वो जो है अधिकारियों को दिए जाते हैं, तो यहां पर जो है लिखते हैं वीर बहादुर सिंह जी कि इस पर जो है डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जो देखने से पता लगता था तो इन्होंने अपने विचार लिखे हैं कि हो सकता है कि मुझे लगता है कि डीजीआर में जो बैठे अधिकारी हैं वो जो हैं इसके लिए बाधक बने हुए हैं। जवानों के लिए और आकर्षक रीसेटलमेंट बनाकर बड़ी लकीर खींची जाएगी। मैंने उनको अवगत कराया कि कोको पंप और सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वॉइस ऑफ एक्सर्साइज सोसाइटी कोर्ट में भी है। जी हाँ दोस्तों, कोको पंप और सिक्योरिटी एजेंसी को लेकर वॉइस ऑफ एक्सर्साइज ने जो है कोर्ट में भी केस डाला हुआ है। ऑफिसर के अन्यायों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोको और सिक्योरिटी में जवानों का हिस्सा देना होगा। अगला पॉइंट दोस्तों आप देख रहे होंगे, सीएसडी के संबंध में विस्तार से बात किया। डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने सीएसडी के संबंध में भी विस्तार से बात की। एक ही कार्ड बनेगा जिससे सभी सुविधाएं जवान ले सकते हैं। कंपनी ईएसएम को सीधे सीएसडी छूट का लाभ देगी और इस पर आगे रक्षा मंत्री जी से बात होगी। क्यूएमजी से भी बात कराने की बात हुई है। अगला आप देख रहे होंगे, मैंने एएफटी में एक सेना के मेंबर के स्थान पर सिविल जज की नियुक्ति करने की बात उठाई थी। उनका कहना था कि एएफटी यानी कि आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल एमओडी के अंदर है, लेकिन वो विभाग अलग है। यानी कि जो वॉइस ऑफ एक्सर्साइजमैन की तरफ से मांग उठाई गई थी कि जो आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल है जहां पर जवान और ऑफिसर्स जाकर अपने केस लड़ते हैं, तो वहां पर जो है सेना का अधिकारी नहीं होना चाहिए जो इन्होंने मांग की थी, वहां पर जो है एक सिविल जज होना चाहिए। तो इसमें जो है डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि यह जो है एएफटी एमओडी के अंदर है, लेकिन वो जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। अगला दोस्तों आप देख रहे हैं, कुछ और बातों पर भी सहमति बनी है। रक्षा मंत्री जी से अप्रूवल के बाद सभी पर पत्र जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट पर सहमति बनी है। तो जैसे ही जो है यह जो है अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा, जिस प्रकार के आप देख रहे हैं मैंने आपको बता ही दिया है रक्षा मंत्री जी के पास। रक्षा मंत्री जब इसको अप्रूवल दे देंगे तो इसका कंसर्न डिपार्टमेंट भी जो है सर्कुलर निकाल देगा उसी के अकॉर्डिंग। अगला देख रहे होंगे दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन पर सेक्रेटरी ने कहा कि जो अधिकारी ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, लेकिन आगे से इन पर लगाम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन का पर काफी हंगामा भी हुआ था कुछ दिन पहले। आपको पता ही है कि सीएजी की रिपोर्ट में भी निकल करके आया था कि कई अधिकारी रिटायरमेंट आने से ठीक पहले मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं और डिसेबिलिटी पेंशन लेना शुरू कर देते हैं और उनको काफी जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, जिससे कि जो है भारत सरकार पर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर जो है काफी वित्तीय बोझ पड़ता है। तो इस चीज को यहां पर कहा गया है कि अभी तक जितना मिल रहा है उनको ठीक है, लेकिन इससे आगे
जो है इस पर लगाम लगाई जाएगी। अगला दोस्तों, ओआरओपी की विसंगतियों के संबंध में मैंने विस्तार से चर्चा किया, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी है और धीरे धीरे ही कुछ किया जा सकता है। इस पर अशोक ठाकुर ने कहा कि फाइनेंस में मैटर में कुछ तो जल्दी करना होगा और इसके लिए वे रक्षा मंत्री जी से बात करेंगे और जरूरत हुई तो पीएमओ में भी अगर रक्षा मंत्री कहेंगे। आज ही संगठन के हिमाचल के अध्यक्ष जेएस पटियाल साहब ने एक मंत्री से मुलाकात किया और मंत्री जी ने कहा कि कोई पॉइंट दो जो मैं प्रधानमंत्री जी को बताऊं। वो पॉइंट दे दिया गया है। तो दोस्तों, यह जो 10 नंबर का पॉइंट है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता ही है कि ओआरओपी पर कई विसंगतियां हैं। तो उन विसंगतियों को लेकर के वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन ने डिफेंस सेक्रेटरी से विस्तार में बात की है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि फंड की कमी को लेकर के, पैसे की कमी को लेकर के ये सारी मांगें एकदम से पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसमें सकारात्मक चीज यह है कि इन्होंने कहा है डिफेंस सेक्रेटरी ने कि धीरे धीरे ही कुछ किया जा सकता है, यानी कि फंड की कमी के चलते ये सारी मांगें एकदम से पूरी तो नहीं हो सकती है, लेकिन इस पर जो है धीरे धीरे काम किया जाएगा। अगला दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने पैसे बचाने के लिए मिलिट्री रिफॉर्म की बात की और कहा कि एमसीओ जैसे संस्थान में जेसीओ एनसीओ आराम से संभाल सकते हैं, वहां सैकड़ों कर्नल बैठा रखे हैं। उसी तरह कई अपॉइंटमेंट है जिनको जेसीओ एनसीओ चला सकते हैं। श्री राम सिंह ने कहा कि टाइम स्केल प्रमोशन से अफसर लापरवाह हो गए हैं और इनकी क्षमता और कार्य कुशलता प्रभावित हुई है। तो दोस्तों, जो एमसीओ हैं आपको पता ही है रेलवे स्टेशन में, तो वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी ने यह मांग रखी कि एमसीओज को जो है हमारे जो जेसीओज हैं और जो जवान हैं, जो एनसीओज हैं, वो भी जो है एमसीओ को आसानी से रन कर सकते हैं। वहां पर जो है अधिकारियों को रखने की जरूरत नहीं है। हर एमसीओ में कई बड़े अधिकारी रखे हुए हैं, जिससे कि सरकार को उन्हें बहुत ही ज्यादा पेमेंट का भुगतान करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहां पर लिखा है कि इसको खत्म किया जाए। सब एरिया पहले ब्रिगेडियर चलाते थे, अब मेजर जनरल। सब एरिया बंद हो। एक पीस स्टेशन में कई ऑफिसर मैस चलाने पर भी सवाल खड़ा किया गया है, यानी कि जो एक पीस स्टेशन है उसमें जो आपको पता ही है कि हर यूनिट में ऑफिसर्स मैस होते हैं, उसमें जो है कितनी मैन पावर जो है इंगेज रहती है। तो यहां पर यह मांग उठाई गई है कि जो पीस स्टेशन में सभी अधिकारियों के लिए एक ही ऑफिसर मैस होना चाहिए, ताकि मैन पावर की भी बचत हो और फंड की भी बचत हो। ऑफिसर के रीएम्प्लॉयमेंट पर भी रोक लगे जहां इनके पास कोई काम नहीं है, सिवाय सरकार की पैसे की बर्बादी के। सेवादारी प्रथा में भी हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, इस पर भी रोक लगे। तो सेवादारी प्रथा दोस्तों आपको पता ही है सेना में, तो उस पर भी जो है रोक लगाने की मांग की गई है। सरकार बजट लीक को रोक हमारी मांग पूरी कर सकती है। मिलिट्री यानी कि जो बजट लीक है, इन चीजों में जो सरकार का बजट है वो लीक हो रहा है, यानी कि उसका जो है अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यह लीक हो रहा है इन चीजों में। तो इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए ताकि उस बजट को जेसीओ जवानों की मांग को पूरा करने के लिए यूटिलाइज या इस्तेमाल किया जा सके। मिलिट्री रिफॉर्म पर उन्होंने कहा कि काम चल रहा है, यानी कि जो मिलिट्री के अंदर रिफॉर्म किया जाना है। दोस्तों, ये सारी रिफॉर्म, ये सुधार वाले ही कार्रवाइयां हैं। तो डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि इन सब चीजों पर कार्रवाइयां चल रही हैं और इस संबंध में सीडीएस से मुलाकात करना चाहिए। रांची के पूर्व सैनिकों ने मुझे जो समस्या बताई उसमें मैंने सेक्रेटरी को अवगत कराया। पैसे का काम पीएमओ से ही होगा। आपको पता ही है कि इक्वल एमएसपी की भी मांग की गई है। जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट है ऑन रिक्वेस्ट पर 1 जुलाई 2014 के बाद, तो उनको भी ओआरओपी के दायरे में लाने की बात की गई है। एक्स ग्रुप आपको पता ही है कि प्री 2016 और पोस्ट 2016 उनको जो है अलग अलग टेबल में रख दिया गया है। तो इन सब चीजों को सही करने में, दुरुस्त करने में, इन चीजों की मांग को पूरा करने में पैसा लगेगा और पैसे का काम पीएमओ से ही होगा। सभी से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे जा रहे पोस्ट कार्ड अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में होने वाले विशाल प्रदर्शन का हिस्सा बने। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया है कि जो पैसे का काम है वो पीएमओ की तरफ से ही सैंक्शन किया जाएगा। इसलिए जो है वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी ने सभी एक्स-सर्विसमैन से रिक्वेस्ट की है कि जो पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भेजने के लिए, तो उसमें सभी एक्स-सर्विसमैन भाग लें और प्रत्येक एक्स-सर्विसमैन और फैमिली पेंशनर्स प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड भेजे। वह पोस्ट कार्ड क्या है दोस्तों, वीडियो में अंत में जो है मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा और पीएमओ का मैं एड्रेस भी जो है इसमें दिखा दूंगा। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को
भेज सकते हैं। इसके अलावा जो है 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में भी जो है विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी की तरफ से। तो इन्होंने जो है उसका हिस्सा बनने के लिए भी सभी एक्साइजमैनों से गुजारिश की है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम आप देख ही होंगे कि नजर आ रहे हैं। और आपकी क्या राय है इन सब चीजों पर, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।